नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। सरकार ने आरोपों को निराधार बताया, कहा उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जाएगा। औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया। ये ट्रेड यूनियन अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस के सीईओ तूफान एर्गिन बिल्गिक से मुलाकात की। कहा, भारत रोल्स रॉयस के विस्तार का देश में स्वागत करता है। सीबीएसई इस वर्ष से कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग शुरू करेगा। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में आज शाम दिल्ली में भारत का सामना नामीबिया से होगा। समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में आधारहीन बयान देने और सदन को गुमराह करने के आरोप में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाएगी। कल मीडिया से बात करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं। हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने जा रहे हैं। उन्होंने सदन को गुमराह किया है और बिना किसी आधार के बयान दिए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज के नियम बहुत स्पष्ट हैं। अगर कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाता है तो उसे पहले इसकी सूचना देनी होती है और अपने आरोपों के सबूत भी पेश करने होते हैं। श्री रिजिजू ने सवाल उठाया कि बिना कोई नोटिस दिए इतने गंभीर आरोप किस आधार पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में आरोपों को प्रमाणित करने के लिए प्रक्रिया और कार्य संचालन के स्पष्ट नियम हैं। श्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ भी बिना नोटिस दिए आरोप लगाए, जो विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में अध्यक्ष को आवश्यक नोटिस भेजेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा में कोई उपयोगी और ठोस योगदान नहीं दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में मजबूत अवसंरचना और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बल दिया है। लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% है और 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 11.5% ज्यादा है। उन्होंने रोजगार सृजन के बारे में कुछ नहीं करने के विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देंगे। 5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 इयर्स उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बजट सत्र के दूसरे चरण में विचार किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कुछ कानूनों की निरंतरता को लेकर भविष्य में किसी भी अनावश्यक जटिलताओं से बचने के उद्देश्य से संशोधन विधेयक कल लोकसभा में पेश किया गया। औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शून्यकाल के दौरान पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार औद्योगिक संबंध संहिता 2020, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को प्रतिस्थापित करता है, जो ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवादों से संबंधित हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तूफान एर्गन बिल्बिक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत रोल्स रॉयस की देश में गतिविधियों का विस्तार करने और देश के नवाचारी तथा ऊर्जावान युवाओं के साथ साझेदारी करने का उत्सुकता से स्वागत करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इस वर्ष से कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करेगा। हालांकि कक्षा 10 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले की तरह ही भौतिक रूप से किया जाएगा। CBSE परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड ने दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस वर्ष की परीक्षा से कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इस वर्ष से कक्षा 10 की द्वितीय बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की भी घोषणा की है। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए वैकल्पिक होगी जो अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं। बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 11 बजे परीक्षा संचालन और ऑन स्क्रीन मार्किंग के दिशा निर्देशों को समझाने के लिए एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया जाएगा। वायुसेना का आज राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास होगा। इसमें सामरिक कौशल के साथ ही मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। कल नई दिल्ली में पूर्वावलोकन कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने बताया कि अभ्यास के दौरान 120 से अधिक रक्षा उपकरण तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का आज 68वां स्थापना दिवस है। इसे राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। यह सप्ताह देश भर में 18 फरवरी तक चलेगा। सप्ताह का विषय है विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME में उत्पादकता को अधिकतम करना। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का वस्त्र उद्योग ने स्वागत किया है। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष अनिल राजवंशी ने कहा कि इस समझौते से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा। श्री राजवंशी ने कहा कि समझौते से वस्त्र उद्योग में 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा और रोजगार अवसर भी सृजित होंगे तथा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस डील से जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, जूट सेक्टर, हमारा लेदर सेक्टर, केमिकल सेक्टर, जहाँ पे बहुत ज्यादा मैन पावर एम्प्लॉय होती है, हमारे यहाँ भारत में करीब 4.5 करोड़ लोग खाली टेक्सटाइल में कार्यरत हैं। इस डील से हमारा 5 से 10 बिलियन और 10 से 15 बिलियन तक हमारा जो निर्यात है उसमें वृद्धि होगी। तेलंगाना में नगर निकाय चुनाव कुछ छिटपुट घटनाओं के अलावा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। चुनाव अधिकारियों के अनुसार राज्य भर में कुल 73.01% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना कल होगी। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुन्नार स्थित राज्य की पहली आदिवासी पंचायत एडामलकुडी का दौरा किया। श्री केलकर ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में SIR संबंधी कार्यवाही 14 फरवरी तक पूरी हो जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में आज कड़ी सुरक्षा के बीच संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। 299 निर्वाचन क्षेत्रों के 42,779 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश चुनाव आयोग के अनुसार 12.77 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र है। नई सरकार चुनने के साथ साथ मतदाता प्रस्तावित जुलाई चार्टर के तहत महत्वपूर्ण संवैधानिक और संस्थागत सुधारों पर भी फैसला कर रहे हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि कई सुधारों को एक ही हाँ या ना के सवाल में रखने से मतदाताओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं। देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लगभग 9.58 लाख कानून व्यवस्था बलों के कर्मियों को सेना के सहयोग से तैनात किया गया है। 90% से अधिक मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे काम कर रहे हैं। मतदान से एक दिन पहले हिंसा और अनियमितताओं के आरोपों की खबरें सामने आई। गोपालगंज में देसी बम विस्फोट और नारायणगंज में कथित बैलेट गड़बड़ी को लेकर झड़प की घटना हुई। हालांकि आरोपित दल ने इन आरोपों से इनकार किया है। नकदी रखने और अन्य गड़बड़ियों के मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। यह चुनाव जो सरकार परिवर्तन के लिए हुए जन आंदोलन के 18 महीने बाद हो रहा है, बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य की एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। कल एक टेलीविजन संदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त
एएमएम नासिर उद्दीन ने नागरिकों से शांतिपूर्वक मतदान करने और परिणामों को स्वीकार करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि किसी भी अप्रिय घटना से सख्ती से निपटा जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह बैठक बंद कमरे में लगभग 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद नेतन्याहू ने कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में बैठक को बेहतरीन बताया, लेकिन कहा कि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु समझौते की दिशा में प्रयास करते हुए ईरान के साथ बातचीत जारी रखने का संकेत दिया। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। बांग्लादेश में सुबह 11 बजे से श्रीलंका और ओमान आमने सामने होंगे। उधर कृपया इसे फिर से सुन लीजिए। बालागोला में सुबह 11 बजे से श्रीलंका और ओमान आमने सामने होंगे। उधर मुंबई में दोपहर 3 बजे से नेपाल का मुकाबला इटली से होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से हराया, जबकि कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से पराजित किया। एक अन्य मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद में रोमांचक डबल सुपर ओवर मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया। उधर FIH प्रो पुरुष हॉकी लीग में भारत को कल राउरकेला में बेल्जियम से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का मुकाबला आज अर्जेंटीना से होगा। मैच आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। शनिवार को भारत का सामना एक बार फिर बेल्जियम से होगा। अगले दिन रविवार को टूर्नामेंट में अंतिम मैच भारत और अर्जेंटीना के बीच होगा। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में घने कोहरे की आशंका जताई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में हिमपात के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही स्थिति की संभावना है। IMD के अनुसार अगले 48 घंटों में कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद लवलीन। लोकसभा में कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संबोधन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट पर चर्चा के जवाब को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला की पहली खबर है, सरकारी समारोह में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का पाठ अनिवार्य। राजस्थान पत्रिका ने इसे बदलाव बताते हुए लिखा है, गृह मंत्रालय ने जारी किया राष्ट्रगीत का प्रोटोकॉल, बताया कि राष्ट्रीय गीत कब गाया जाएगा और क्या नियम होंगे। हिंदुस्तान ने संपादकीय में इसे स्वागत योग्य फैसला बताते हुए लिखा है कि इसे भावपूर्ण गीत की जरूरत देश को है और जो गीत आजादी की लड़ाई में लोगों के जबान पर था उसका उपयोग हमें आगे भी जारी रखना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा AI के उपयोग के लिए बने नियम अब और स्पष्ट करने को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर ध्यान देते हुए लिखा है, शिक्षा और तकनीकी सुधार के लिए AI से बना कोई भी कंटेंट सिंथेटिक नहीं माना जाएगा और गैर कानूनी कंटेंट को 3 घंटे के भीतर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना जरूरी होगा। नवभारत टाइम्स ने संपादकीय में लिखा है कि तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे नियमों की सख्त जरूरत थी क्योंकि ऑडियो, वीडियो और तस्वीर से छेड़छाड़ तथा फर्जी कंटेंट सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के साथ साथ आम लोगों और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। दैनिक जागरण की ये खबर ध्यान खींचती है, मुंबई में देश का पहला म्यूजिकल रोड तैयार, इस पर गाड़ी चलाएं और सुने जय हो गीत की धुन। पत्र के अनुसार ये भारत में अपनी पहली तरह की रोड है। वर्ष 2007 में जापान में पहली ऐसी सड़क बनाई गई थी। फरवरी में होने लगा गर्मी का एहसास, जनसत्ता ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार लोकसभा में आधारहीन बयान देकर सदन को गुमराह करने के आरोप में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएगी। औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया। ये ट्रेड यूनियन अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयल्स के CEO तूफान एर्गिन बिल्गिक से मुलाकात की। कहा, भारत रोल्स रॉयल्स के देश में विस्तार का स्वागत करता है। CBSE इस वर्ष से कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करेगी। और बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।